दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए मैं बोलूँगा जो अपने घर की कास्टिंग करवाने जा रहे हैं स्लैब की। तो एक साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, पहले क्या चेक करना है आपको, कंक्रीटिंग के दौरान क्या चेक करना है और कंक्रीटिंग के बाद क्या चेक करना है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है, तो कंप्लीट वीडियो देखना। काफ़ी नॉलेज आप इस वीडियो में से लेके जाओगे और ये गलतियाँ आपकी घर की लाइफ डिक्रीज़ भी कर सकती हैं और काफ़ी समस्या पैदा कर सकती हैं, जो सीधा डायरेक्ट किसकी तरफ ले जाता है, इकोनॉमी की तरफ। मतलब पैसे और यूज़ होंगे किसमें, उसको सही करने में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूं, देखो जब आपकी स्लैब की शटरिंग होने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पहले देखनी है, मेन काम तो होता है कंक्रीटिंग के दौरान ही, लेकिन पहले जो चेक आपको कर लेना है वो करना है सबसे पहले जो आपकी शटरिंग की जा रही है उसका प्रॉपर लेवल आपको चेक कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो शटरिंग है, जहाँ जहाँ स्लोप जानी है, ड्रेनेज जहाँ जहाँ है, पानी का आउटलेट है, वहाँ वहाँ स्लोप को चेक कर लेना है कि प्रॉपर स्लोप प्रोवाइड की है कि नहीं। क्योंकि बाद में दिक्कत कहाँ आती है, स्लोप में। सबसे ज़्यादा स्लैब में क्या रहता है, स्लोप अगर अच्छे से प्रोवाइड नहीं की तो दिक्कत उसमें आपको रह सकती है। दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है, जो आपने प्रॉप्स प्रोवाइड की हैं, जो नीचे बल्ली प्रोवाइड की है या टेका प्रोवाइड किया है, तो उसको चेक कर लेना है कि प्रॉपर वो स्पेसिंग पे है कि नहीं। कहीं जैसे आप सामने देख रहे हो, ये बिल्कुल गलत तरीका है जिस हिसाब से यहाँ पे प्रॉप्स प्रोवाइड किए गए हैं। गलती मतलब 80 to 90% चांसेस रहते हैं फेलियर के, वो 10% रहते हैं कि नहीं हो फेलियर, लेकिन रहते हैं। क्योंकि इस तरीके से कभी भी प्रॉप्स, जो आपकी प्रॉप्स रहेंगी डायरेक्ट वो एक लेवल सरफेस के कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए और एक तरीके से प्रोवाइड करनी है कि उसमें प्रॉपर स्पेसिंग हो। आपको रखना है कि 2 फीट का डिफरेंस होना चाहिए हर बल्ली के बीच या टेके के बीच। और अगर बाई चांस उसकी 10 फीट से ज़्यादा हाइट होती है, मतलब प्रॉप्स की, तो उसके लिए आपको स्काफोल्डिंग यूज़ करनी है। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी होती है। यहाँ जैसे आप सामने देख रहे हो, ये 10 फीट से ज़्यादा हाइट है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ये शटरिंग या प्रॉप्स प्रोवाइड की गई हैं, बल्ली यूज़ की गई हैं, ये बिल्कुल गलत है और फेलियर के चांसेस यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर इस दौरान फेलियर होता है तो उसको सही करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा बढ़ सकता है घर की कंस्ट्रक्शन में। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़ इसमें आपको देखना है कि आप देख रहे हो जहाँ बीच में जॉइंट्स, आपको काफ़ी ज़्यादा जॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, गैप दिख रहे होंगे। होता क्या है, जब कंक्रीटिंग होती है, जो हमारा रेशियो है, अगर हम M20 या M25 जो भी रेशियो यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें से जो सीमेंट या सैंड हम यूज़ कर रहे हैं, तो सीमेंट काफ़ी रोल क्या है, उसको उसने एक तो बाइंडिंग मटेरियल है, पकड़ के रखना है पूरे कंक्रीट को, स्ट्रेंथ उसी ने देनी है। अगर वो गैप में से वो स्लरी नीचे निकल रही है तो ऊपर से बच रहा क्या है, वो एग्रीगेट और सैंड बच रही है, तो उस चीज़ का कोई काम नहीं है। वो स्ट्रेंथ डिक्रीज कर देगा आपकी स्लैब की और बाद में थोड़े क्रैक्स देखने को आपको मिल सकते हैं। अगर ये चीज़ें, तो आपको गैप्स जो रहेंगे उनको या तो आप प्रॉपर फिलअप कर लीजिए, टेप आती है टेप से कर लीजिए, ग्रीस से कर लीजिए, काफ़ी आजकल लिक्विड्स आ रहे हैं उनसे कर लीजिए। तो एक जो आपका रहना चाहिए गैप, ये बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये आपको पहले चेक करना है, ठीक है। जब ये एक बार ये चीज़ चेक हो जाती है, दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है, स्टील बाइंडिंग के दौरान आपको ध्यान देना है। जब आपका स्टील बाइंडिंग किया जा रहा है तो उस दौरान आपको क्या करना है, पहले तो जो स्टील प्रोवाइड करना है उसकी पूरी डिटेलिंग आपके पास होनी चाहिए, ऐसे कि कहाँ पे आपको 1 वे स्लैब देनी है, कहाँ पे 2 वे स्लैब देनी है। देखो अगर आपका स्पान जो है वो आपका, अगर हम पकड़ के चलते हैं अप्रॉक्स 6 मीटर, मतलब 6 मीटर में मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 4 से 5 मीटर पकड़ के चलिए। अगर 4 से 5 मीटर से ज़्यादा स्पान हो जाता है तो वहाँ पे 2 वे स्लैब मोस्टली आप प्रोवाइड करिए कि आपका जो लोड हो प्रॉपरली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो। और जहाँ आपकी स्लैब कम है तो वहाँ 1 वे स्लैब प्रोवाइड कर सकते हो। आपके क्रैंक की जो रेशो है, कितने पे आपको क्रैंक तोड़ना है वो आपको देख लेना है। बीम से आपको कितने पे छोड़ के क्रैंक तोड़ना है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर प्रॉपर क्रैंक प्रोवाइड नहीं किया तो वो दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे एक गलती क्या की है, 2 गलतियाँ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। एक तो जो क्रैंक तोड़ा गया, मतलब डबल जाली हो रही है, डबल मैश हो रही है, ऊपर भी सरिया नीचे भी सरिया, लेकिन उसके बीच में कोई चेयर प्रोवाइड नहीं की गई है। तो जब कंक्रीट डलेगा तो होगा क्या, जो डबल जाली का प्रोवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो दोनों मिल जाएंगी और बीच में जाली रहेगी, ऊपर कंक्रीट रहेगा, नीचे कंक्रीट नहीं आ रहा है, तो वो कोई मतलब एक हिसाब से उस डबल जाली का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आपको स्टील बाइंडिंग करना है, जहाँ आपकी डबल मैश बन रही है, क्रैंक टूट रहा है, तो वहाँ पे आपको चेयर प्रोवाइड करनी है कि दोनों जालियाँ आपस से एक दूसरे से दूर रहें। और यहाँ क्या किया गया है, ब्रिक की हेल्प से उसको दूर किया जा रहा है। जब कंक्रीटिंग होती है ब्रिक निकाली जा रही है, तो उसमें गलती क्या हो सकती है, इसमें गलती एक ही होगी, बाई चांस एक ब्रिक कोई रह गई बीच में,
तो वहाँ से डैम्पनेस आएगी, धीरे धीरे वहाँ से पानी आना भी स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी दिक्कत देखी जाती है ऐसी कंस्ट्रक्शन में, तो ये चीज़ आपको कभी प्रोवाइड नहीं करनी है। नेक्स्ट चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ पे कवर ब्लॉक की जगह स्टोन्स यूज़ किए जा रहे हैं, पत्थर यूज़ किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि अगर हम पकड़ के चलें, यहाँ हमें कवर चाहिए होता है 15 से 25 mm का कवर ब्लॉक हमें चाहिए होता है स्लैब में। तो और यहाँ पे कई जगह पे 30 mm, कई जगह 40 mm, कई जगह 10 mm, तो ये नहीं है। और साथ में जो स्टोन यूज़ किए जा रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ कंक्रीट के मुकाबले कुछ नहीं है, तो वो बाद में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। अगर आपको प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करनी है, प्रॉपर स्लैब कास्ट करवानी है, तो कवर ब्लॉक यूज़ करिए। कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है कवर ब्लॉक, और मोस्टली आपके एरिया में वो अवेलेबल होंगे ही होंगे। भले पीवीसी के यूज़ करिए, कंक्रीट के यूज़ करिए, लेकिन आपको कवर ब्लॉक यूज़ करने हैं और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वो यूज़ करनी है कि 1 स्क्वायर मीटर में आपके 5 कवर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये आपको चेक करना होता है प्री कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन कास्टिंग से पहले। जब कास्टिंग हो गई कुछ नहीं दिखने वाला, लेकिन कास्टिंग से पहले अगर ये चीज़ें कर लोगे तो काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन आपकी आएगी और उसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपको क्या देखनी है, जो आप सरिया यूज़ कर रहे हो उसका ग्रेड देख लीजिए। अगर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करवा रहे हो तो वो कोई दूसरा बीच में ऐसे तो आपने कहा होगा कि सर जिंदल पैंथर या टाटा या किसी दूसरी कंपनी का यूज़ करिए, सेल का या विजैक का, तो वो कर लेगा। जो पहला लोट आएगा, मतलब लगा लो दिखाने के लिए, वो पहले ले आएगा, लेकिन बीच में वो मिक्स अप कर सकता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है कि जो ग्रेड का आपने कहा है कि आप 550 SD स्टील आपको यूज़ करना है, तो वो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, वो आपको चेक करना है। फिर आपको दूसरी चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करनी होती है कि लैप कहाँ प्रोवाइड किया जाए, जो लैपिंग है वो अल्टरनेट है कि नहीं। और लैपिंग कई जगह क्या करते हैं, अगर स्टील आपका है तो लैप यहाँ 600 mm आना है 10 डाया स्टील का, वहाँ वो दे रहे हैं 2-2 मीटर तक, क्योंकि उनको कटिंग नहीं करने पड़े। तो ये चीज़ वेस्टेज है, उस सरिये का कोई मतलब ही नहीं है। वो डेड लोड क्रिएट कर रहा है स्लैब में। जब डेड लोड क्रिएट हो रहा है स्लैब में, तो वो लोड पड़ रहा है उस स्लैब पे, तो क्रीप के चांसेस और बढ़ जाते हैं। देखो, अवर इन्फोर्समेंट भी अच्छी नहीं है, और जो बिलो मतलब अंडर इन्फोर्समेंट वो भी अच्छी नहीं है। आपको जो बीम रखना है वो मोस्टली अंडर से थोड़ा ऊपर रखना है। अंडर इन्फोर्समेंट रख सकते हो, लेकिन ओवर इन्फोर्समेंट कभी भी आपको नहीं प्रोवाइड करना है। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है जो बीम हैं, जो बीम प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सेकेंडरी मेन बीम एक दूसरे के ऊपर है नहीं। यहाँ पे आप इस स्लैब में देख रहे हो, यहाँ पे स्लैब बीम प्रोवाइड किया गया, लेकिन स्लैब बीम मेरे ख्याल में ज़्यादा प्रोवाइड किया गया। यहाँ इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, जिस एरिया में थी वहाँ प्रोवाइड किया गया। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, जो आपके स्लैब बीम रहेंगे उनको प्रॉपर्ली डिज़ाइन कर लेना है कि आपको जहाँ 4 से 5 मीटर मतलब हो जाता है डिस्टेंस बीच में बीम टू बीम, तो वहाँ प्रोवाइड करिए। बाकी आप अगर कहो कि हर 2 मीटर या 3 मीटर के बाद आपको स्लैब बीम देना है, वहाँ ज़रूरत आपको नहीं है। प्रॉपर्ली डिज़ाइन करके करिए, क्योंकि ओवर इन्फोर्समेंट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, बस पैसों की वेस्टेज है। नेक्स्ट चीज़ आपको स्पेसिंग देखनी है। जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है नहीं की गई है। बाकी फिर धीरे धीरे आपको कंक्रीटिंग की तैयारी कर लेनी है कि वाइब्रेटर आपका अवेलेबल है कि नहीं। दोनों वाइब्रेटर रखने हैं, इलेक्ट्रिक भी रखना है और पेट्रोल वाला भी आपको वहाँ अवेलेबल रखना ही रखना है। फिर फाइनल वॉश डाउन कर लेना है, आपको पानी मार लेना है पूरी स्लैब पे। जो भी मिट्टी होगी या छोटा कंकड़ वंकड़ होगा वो बाहर निकल जाएगा। फाइनल वॉश डाउन ज़रूरी है, एक बार वो कर लिया, उसके बाद जो मटेरियल आपका और जो सीमेंट अवेलेबल है पूरा साइड पे जितना हमें चाहिए कंक्रीटिंग के दौरान, जो आपकी रेशो यूज़ होने वाली है M20, M30, M25 भी आपको कंक्रीट मतलब साइड पे यूज़ करने 1:1:2 और स्लैब में। और ये रेशो आपको पक्का चेक करनी है, क्योंकि लेबर पे अगर आप एक चीज़ छोड़ते हो तो वो क्या बनाएंगे क्या किसी को कोई पता नहीं। 4 मतलब जहाँ आपको 2 बोरी सीमेंट डाल रहे हैं वहाँ क्या पता 1 डाल रहे हैं। तो ये रेशो के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है, रेशो का रखना है पूरा। तो फिर अभी हम कंक्रीटिंग के दौरान क्या आपको चेक करना है वो चीज़ें देखनी है। मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले टेस्ट के बारे। टेस्ट 3 टेस्ट हैं जो हमारे मेनली जो किए जाते हैं। एक स्लम टेस्ट, कंक्रीट का टेम्परेचर और क्यूब फिलिंग का, वो सब प्रोसेस में आज आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हमारा ट्रांजिएंट मिक्सचर जो आ गया है, उसका जो भी पहला जो आपका TM आएगा, सबसे पहले आपको उसके कंक्रीट का स्लम टेस्ट करना है कि उसकी वर्केबिलिटी कैसी है, कंक्रीट कैसा है, मतलब उसमें कोई मटेरियल है कि नहीं है, मटेरियल ब्लीडिंग तो नहीं करेगा बाद में। ये सब चीज़ें आप स्लम टेस्ट से चेक कर सकते हो। तो मेन वर्केबिलिटी चेक करते हैं। इसमें क्या है, इस पे मेरा वीडियो है, पहले आप देख सकते हो, लेकिन अभी मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ तो सब टेस्ट में आपको बताता जाऊँगा कि मतलब जो हमारा स्लम टेस्ट है इसको 3 लेयर में हमने भरना है। पहले हम 4 लेयर में भरते थे, लेकिन अभी रिवीजन आया है तो हमको 3 लेयर में भरना है।
और हर लेयर के बाद उसमें 35 स्ट्रोक मारने हैं। ठीक है, आप टेस्ट देखो और थोड़ा समझो इसके बारे में कि कैसे टेस्ट करना है, और इस टेस्ट से हमें पता क्या चलेगा कि हमारा जो मटेरियल है, जो ऊपर हम कंक्रीट करेंगे, वो वर्केबल है कि नहीं है। वो चीज़ें हमें इस टेस्ट से पता चलेंगी। और इसमें आपको क्या करना है, स्लम चेक करना है। देखो, अगर जो हमारा ये माल है पंपेबल माल है, पंपेबल माल मतलब जो हम कंक्रीट कर रहे हैं वो पाइप के थ्रू, पंप के थ्रू कर रहे हैं, तो उसमें हमें स्लम्प चाहिए होता है 120 से 150 तक हमें स्लम्प उसमें आना चाहिए। तो मैं प्रेफर करूंगा 150 आपका स्लम्प रहेगा तो वो अच्छा है, वर्केबल भी होगा, इजिली आपका चांसेस होंगे। अगर स्लम्प आया ज़्यादा 160-70 आया स्लम्प, तो वहाँ क्रैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं स्लैब में। एक तो समर का सीज़न है अभी, और काफ़ी थर्मल क्रैक्स वगैरह भी आ सकते हैं, या श्रिंकेज क्रैक से चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहला टेस्ट हमारा कौन सा रहेगा, स्लम टेस्ट। जैसे ही कंक्रीट आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो कि हर टीएम का आप टेस्ट करो, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण आप हर टीएम का टेस्ट नहीं कर सकते। आज हमारा क्वांटिटी 190 m³ का है, तो ऐसा अल्टरनेट आप कर सकते हो कि एक टीएम का स्लम टेस्ट करके दूसरे या तीसरे का चेक कर सकते हो कि कंक्रीट बराबर से आरएमसी प्लांट से बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये चीज़ आपको चेक करनी है। अभी हमारा 3 लेयर में स्लम्प हो चुका है, अभी 35 स्ट्रोक के बाद हम स्लम्प खोलेंगे तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारा कंक्रीट वर्केबल है या नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें मैं तीनों टेस्ट के बारे में बताऊंगा, तो कंप्लीट वीडियो देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा इसमें, मैं गारंटी देता हूं। और यही टेस्ट मैंने अच्छे से जो पूरे प्रोसीजर के साथ बताए हुए हैं, वीडियोस हैं हमारी प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो अभी हमारा फिल हो चुका है, इसको 2 मिनट में आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। उसके बाद इसको अच्छे से साफ करके इसको स्लम्प को उठा लेना होता है। अभी मैं बताता हूँ, आप वीडियो देखते रहिए, आपको पूरा इससे आइडिया लग जाएगा। जब भी आप साइट पे जाओगे तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ आपको। ठीक है, अभी फिल हो गया। अभी इसको हम अच्छे से, और इसको जब भी आप उन्हें उठाना है तो एकदम 90 डिग्री में उठाना, बिना हिलाए, तो इससे हमें अभी आइडिया आएगा कि हमारा स्लम्प कितना है। तो देख रहे हो जो हमारा स्लम्प निकल चुका है। इसमें 3 टाइप के होते हैं, शेयर स्लम्प होता है, ट्रू स्लम्प होता है, कोलैप्स स्लम्प है। तो ये मैं बोलूँगा हमारा शेयर स्लम्प है, और इसमें कि हमारा कितना आ रहा है, 160 mm की हमारी रीडिंग आ रही है। ठीक है, ये होगा स्लम्प टेस्ट। दूसरा टेस्ट है हमारा टेम्परेचर टेस्ट, कंक्रीट का टेम्परेचर चेक करना है। जब भी आपका ट्रांसमिक्सचर आए, कंक्रीट आए, उसमें आपको टेम्परेचर चेक करना है कि प्रॉपर वे से टेम्परेचर है, क्योंकि अगर उसको मिक्सिंग का ज़्यादा टाइम हो गया होगा, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा हो गया होगा, तो उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, तो वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे वो टाइम निकलता जाए। तो आपको ये ध्यान भी देना है कि जब भी कंक्रीट हो 60 मिनट के अंदर उसका ट्रांसपोर्टेशन से डल जाना चाहिए 60 मिनट के अंदर। और जो टेम्परेचर प्रेफर मैं करता हूँ वो आईएस कोड भी हमारा जो कहता है 26 से 35 डिग्री तक कंक्रीट का टेम्परेचर होना चाहिए जब उसको आप पोरिंग करो। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है जब भी आप कंक्रीटिंग कर रहे हो स्लैब की। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या आती है, ये जो हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट का हो गया, मतलब क्यूब की स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है कि जो हमारा कंक्रीट आ रहा है उसकी जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है, मतलब हम M30 M20 का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें हम टेस्ट करते हैं 7 दिन और 28 दिन में। 7 दिन में हमें प्रॉपर 63% उसकी स्ट्रेंथ मिल रही है, नहीं मिल रही है, या 28 दिन पे हम उसके 95 से अबव % उसकी स्ट्रेंथ मिल रही है, नहीं मिल रही है, ये चीज़ भी हमें चेक करनी होती है। तो इसके लिए हम करते हैं क्यूब फिलिंग। तो क्यूब फिलिंग का फंडा क्या रहता है, देखो 190 m³ है हमारा, तो हर 6 से 12 m³ पे हम एक सेट सैंपल भरते हैं, और वैसे ही अगर हमारी क्वांटिटी बढ़ती जाती है हमारे सेट बढ़ते जाते हैं, और 50 m³ तक कुछ लिमिट रहती है। उसके बाद हर 50 m³ पे हमें एक सेट मतलब 6 क्यूब भरने होते हैं, और ऐसे ही हम इसी को कंटिन्यू रखते हैं। दूसरी वीडियो देख सकते हो, इस पर क्यूब टेस्टिंग पे है, पूरा प्रोसीजर है, उसमें सब कुछ मैंने बताया हुआ। लेकिन ये मैं अभी टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ें इसकी बता दी मैंने, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो हमारे यहाँ 42 क्यूब भरने को आ रहे हैं, क्योंकि 180 m³ हमारा है, तो हमें यहाँ 40 क्यूब भरने हैं। और इसी हिसाब से हमें 42 में से जो 50% होंगे हमें 7 दिन पे टेस्ट करने हैं, और 50% हमें 28 दिन पे टेस्ट करने होते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अभी आते हैं हम स्लैब पे, जहाँ हमारी कंक्रीटिंग हो रही है। तो कंक्रीटिंग में एज ए साइट इंजीनियर आपको देखना क्या है, पहले तो मेन फंडा क्या है, जहाँ जो मेन जो उसमें रहता है कि हनी कॉम आता है, बाद में प्रॉपर से कंक्रीट नहीं होता है, गैप रहता है, वॉइड्स रहते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है,
वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशंस के लिए हमें चाहिए वाइब्रेटर्स, जो सामने आप देख रहे हो हैंड। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए साइट इंजीनियर कि वहाँ जो वाइब्रेटर हैं अवेलेबल हैं, हर नीडल मतलब 40 mm 60 mm जो भी वाइब्रेटर जिस साइज़ के हिसाब से अवेलेबल होनी चाहिए वो अवेलेबल है, और एक से ज़्यादा होनी चाहिए। बाई चांस अगर कंक्रीटिंग के दौरान एक्सीडेंटली कोई ख़राब हो जाए वाइब्रेटर, तो दूसरे से हम अच्छे से वाइब्रेट कर सकें। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है एज ए साइट इंजीनियर जब भी आप कंक्रीट करवा रहे हो साइड पे। नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है आपको, जो भी बीम रहता है, क्योंकि बीम का साइज़ डिपेंड करता है। अगर बीम का साइज़ बड़ा होगा तो उसको लेयर में बनना है आपको, मतलब 300 to 400 लेयर होनी चाहिए। तो उसमें सेफ्टी रहती है शटरिंग की, कि शटरिंग आपकी कोलैप्स ना हो जाए कंक्रीटिंग के दौरान, क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा होता है और प्रेशर से पाइप से माल गिर रहा होता है। एक चीज़ ये फंडा रहता है। दूसरा रहता है कि उसमें आपको कंक्रीट मतलब विद इन 1 आवर उसमें डालना ही डालना है, तब तक कंक्रीट सेट ना हो जाए। क्योंकि दूसरा पॉइंट भी मेरा यही था कि कोल्ड जॉइंट आपको स्लैब पे होने नहीं देना है। जैसे अभी स्लैब सामने आप देख रहे हो, इसमें जैसे ही आप कंक्रीट डालो तब तक वो उसको सेट नहीं होने देना है, दूसरी लेयर आपको उसके ऊपर डालनी है, नहीं तो वहाँ कोल्ड जॉइंट बन जाएगा। अगर कोल्ड जॉइंट बन गया तो वहाँ लीकेज के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं, और भी मतलब स्ट्रेंथ पे काफ़ी इफेक्ट उसमें पड़ता है। ऊपर से ये स्लैब है तो इसमें लीकेज के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए कोल्ड जॉइंट नहीं होने देना। जैसे मतलब कंक्रीट डाला, दूसरी लेयर उसमें डाल ही देनी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट आता है, मतलब अभी जैसे एक लेयर भर रहे हैं हम, एक्सीडेंटली टीएम नहीं आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, मटेरियल ऊपर नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसको अच्छे से रफ कर लेना है उस एरिया को, और अगर पॉसिबल हो आपको वहाँ निटो बॉन्ड मिला देना है कि आपका उसमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट अच्छे से हो जाए। ये चीज़ भी आपको साइट इंजीनियर ऐसे आपको ध्यान रखनी है। और जैसे मैं स्टार्ट में बोल रहा था कि आप पैसा कैसे बचा सकते हो, वो होता है आपको ध्यान रखना है एज ए साइट इंजीनियर। जब भी कंक्रीटिंग करवा रहे हो, जो थिकनेस है सामने आप देख रहे हो जिससे हम मेज़र कर रहे हैं, आपको अगर 125 mm आपकी थिकनेस है, अगर उसमें इंक्रीज डिक्रीज हुआ 5 mm, अगर इंक्रीज हो गया 130 mm की स्लैब हो गई, तो उसमें बड़े एरिया में काफ़ी ज़्यादा आपका कंक्रीट वेस्ट हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी जब भी कंक्रीटिंग कर रहे हो, क्योंकि अगर 5 mm का थोड़ा भी फ़र्क पड़ा तो वो कुछ M³ में चला जाएगा उसकी क्वांटिटी, और उसकी कॉस्ट हर M³ की 4 से 5 हज़ार रुपये होती है। वैसे ही आपको घाटा उसमें जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कंक्रीट करवा रहे हो, कि उसकी प्रॉपर हम प्रोवाइड करेंगे जितनी हमारी थिकनेस है। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।